जरा एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचिए। एक बहुत बड़ी और स्थापित कंपनी है। अचानक एक दिन पता चलता है कि उस कंपनी का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, मतलब जो मेन सीईओ है, वो जेल चला गया है। अच्छा, तो ऐसे में तो बाजार में घबराहट फैलनी चाहिए। बिल्कुल, सामान्य तौर पर तो यही होना चाहिए। हाँ, शेयर धड़ाम से गिरने चाहिए और निवेशकों को अपना पैसा निकाल लेना चाहिए। सही बात है, लेकिन होता इसका एकदम उल्टा है। मतलब ये कि कंपनी का मुनाफा रिकॉर्ड तोड़ देता है और उसके ग्राहक पहले से भी ज्यादा वफादार हो जाते हैं। ओह, देखिए, राजनीति की दुनिया में इस परिघटना को हम सहानुभूति की लहर या सिंपैथी वेव कहते हैं। अच्छा। हाँ, और जब ये लहर जमीनी स्तर के गहरे नेटवर्क के साथ मिलती है ना, तो वो उन नतीजों को जन्म देती है जो किसी भी राजनीतिक पंडित को हैरान कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम ठीक ऐसी ही एक कहानी के पन्नों को पलटने वाले हैं। हमारे सामने जो स्रोत हैं, द एलनाबाद बैस्टियन, राइज एंड फॉल ऑफ द चौटाला लेगेसी, उनका हमने गहराई से अध्ययन किया है। जी। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि भारतीय राजनीति में कोई गढ़ या स्ट्रॉन्ग होल्ड आखिर बनता कैसे है, और जब मुख्य नेता कानूनी पाबंदियों के कारण चुनाव नहीं लड़ पाता तो वो गढ़ कैसे अपना वजूद बचाता है। बिल्कुल, और सबसे जरूरी बात, दशकों तक अजय दिखने वाला वो किला अचानक एक दिन कैसे ढह जाता है। ये सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हाँ। क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन जीता और कौन हारा, हम उन वजहों की तह तक जाएंगे कि आखिर वोटरों ने किसी खास समय पर एक खास तरीके से ही वोट क्यों दिया। सही बात है। हम उस चुनावी गणित और सामाजिक मनोविज्ञान को डिकोड करेंगे जो हरियाणा के सिरसा जिले की एलनाबाद विधानसभा सीट के इर्द गिर्द घूमता है। और ये कहानी कोई 1-2 साल की नहीं है, ये 1966 से लेकर 2024 तक फैली हुई है। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी के एकदम पहले पन्ने पर चलते हैं। साल 1966 के पहले चुनाव में देवीलाल के बेटे प्रताप सिंह चौटाला वहां से लड़े थे, और वो कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे। हाँ, और उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार लालचंद खोड़ को हरा दिया था। बिल्कुल, लेकिन असली ड्रामा इसके 2 साल बाद शुरू हुआ, 1968 के मध्यावधि चुनाव में। हाँ, हालात एकदम बदल चुके थे। जो लालचंद खोड़ पहले हार गए थे, वो इस बार विशाल हरियाणा पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरे। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि विशाल हरियाणा पार्टी उस समय एक बहुत मजबूत क्षेत्रीय ताकत बन रही थी। बिल्कुल, वो कांग्रेस के खिलाफ एक नया विकल्प पेश कर रही थी। और इस क्षेत्रीय लहर का फायदा लालचंद खोड़ को मिला। हाँ, उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी ओम प्रकाश चौटाला को हरा दिया। अब देखिए, यहाँ से कहानी एक सामान्य चुनावी हार जीत से अलग हो जाती है। क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला इस हार को मानकर घर नहीं बैठे। उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। जी, उन्होंने इस नतीजे को अदालत में चुनौती दे दी। हालांकि शुरुआत में उन्हें झटका लगा। हाँ, नवंबर 1968 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। ज्यादातर राजनेता शायद यहीं रुक जाते। बिल्कुल रुक जाते, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। और फिर मई 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने लालचंद खोड़ का चुनाव ही रद्द कर दिया। वाकई, अगर हम इसे थोड़ा आसान भाषा में समझें। जी बताइए। ये बिल्कुल उस क्रिकेट मैच की तरह है जहां अंपायर ने आपको आउट दे दिया हो, लेकिन आपने थर्ड अंपायर यानी सुप्रीम कोर्ट से अपील की और फैसला पलट गया। और फिर रीमैच में आपने सीधा शतक जड़ दिया। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात कानूनी दांवपेच नहीं है। तो क्या है? वो राजनीतिक संदेश है जो इस पूरी प्रक्रिया से जनता के बीच गया। हाँ, 1960 के दशक के अंत में एक चुनाव को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना कोई मामूली बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं, इसमें भारी संसाधन लगते हैं और अटूट धैर्य चाहिए, और एक गजब की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी। तो इस कानूनी लड़ाई ने जनता के बीच ये धारणा बना दी कि भाई ये नेता आसानी से हार मानने वाला नहीं है। एक फाइटर होने की छवि बन गई। हाँ, और उसी छवि ने जमीन पर उनके जनाधार को एक नई ऊर्जा दी। और उस ऊर्जा का असर हमें 1970 के उपचुनाव में साफ दिखा, जब दोबारा वोट पड़े। हाँ, ओम प्रकाश चौटाला ने जनसंघ के उम्मीदवार पृथ्वीराज को भारी अंतर से हराया। करीब 30,000 वोट मिले थे उन्हें, और जनसंघ के प्रत्याशी को केवल 12,000 के आसपास। तो जिस हार से उनके राजनीतिक करियर पर ब्रेक लग सकता था, उसी हार के बाद लड़ी गई कानूनी लड़ाई ने उन्हें एलनाबाद का निर्विवाद नेता बना दिया। बिल्कुल, इस भारी जीत ने एलनाबाद को चौटाला परिवार के एक सुरक्षित किले में तब्दील कर दिया। हालांकि 1972 में कांग्रेस के चौधरी बृजलाल ने एक निर्दलीय को हराकर सीट जीती थी। हाँ, वो एक छोटा सा अपवाद था, लेकिन असली ढांचागत बदलाव 1977 में आया,
जिसने सीट की पूरी राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, 1977 में चुनाव आयोग के परिसीमन के बाद ये सीट अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग के लिए आरक्षित हो गई। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। बिल्कुल, और यहीं पर मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी। हाँ, बताइए। देखिए, चौटाला परिवार खुद सवर्ण वर्ग से आता है। जब सीट आरक्षित हो गई तो जाहिर है कि परिवार का कोई भी सदस्य वहां से चुनाव नहीं लड़ सकता था। ये तो तय बात थी। और ये स्थिति कोई 1-2 साल नहीं चली, लगभग 3 दशकों तक। हाँ, 1977 से लेकर 2005 तक। जी। तो मेरी उलझन ये है कि अगर वो वहां से लड़ ही नहीं रहे थे तो हम इसे उनका गढ़ क्यों कह रहे हैं? अच्छा, आप इसे किस तरह देखते हैं? मुझे तो ये कुछ एक बिजनेस फ्रेंचाइजी मॉडल जैसा लगता है। फ्रेंचाइजी? हाँ, जैसे असली मालिक शहर में नहीं है, लेकिन उसने अपना नाम और ब्रांड किसी और को दे रखा है। अच्छा। और वो स्टोर मैनेजर वहां बैठकर दुकान चला रहा है, लोकदल या इनेलो के नाम पर। उपमा तो दिलचस्प है, लेकिन मैं यहाँ आपसे थोड़ा असहमत हूँ। क्यों? देखिए, राजनीति कोई कॉर्पोरेट स्टोर नहीं है और वोटर केवल एक ब्रांड देखकर वोट नहीं देते। तो फिर क्या देखकर देते हैं? फ्रेंचाइजी मॉडल में वफादारी सिर्फ नाम से होती है, लेकिन जमीनी राजनीति में वफादारी एक बहुत ही जटिल सामाजिक गठजोड़ से बनती है। इसे सिर्फ एक प्रॉक्सी या डमी उम्मीदवार का चुनाव कहना स्थिति को बहुत हल्का कर देना होगा। तो फिर उस 30 साल के दौर में वहां वास्तव में हो क्या रहा था? इसे समझने के लिए हमें उस दौर के सामाजिक ताने बाने को देखना होगा। अच्छा। 1977 से 2005 के बीच लोकदल विचारधारा के नेता भागीराम ने एलनाबाद से 6 में से 5 चुनाव जीते। 6 में से 5? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल, और भागीराम केवल एक मैनेजर नहीं थे। तो फिर उनकी भूमिका क्या थी? वो उस जमीनी नेटवर्क की रीढ़ थे। चौधरी देवीलाल की जो राजनीति थी वो मुख्य रूप से किसानों और ग्रामीण वर्ग पर आधारित थी। हाँ, वो तो है। तो जब सीट आरक्षित हुई तो उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट सोशल कोएलिशन बनाया, यानी एक सामाजिक गठजोड़। जी। भागीराम के जरिए उन्होंने दलित मतदाताओं को अपने पारंपरिक ग्रामीण और जाट वोट बैंक के साथ जुड़ दिया। ओह, तो ये सिर्फ एक चेहरे का दूसरे चेहरे से बदल जाना नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये 2 अलग-अलग समुदायों को एक विचारधारा के झंडे के नीचे लाने की रणनीति थी। ये तो बहुत गहरी बात है। और ये रणनीति काम भी की। भागीराम ने 1977, 1982 और 1987 में लगातार कांग्रेस के मनीराम को हराया। हालांकि 1991 में मनीराम जीत गए थे। हाँ, 1991 में मनीराम जीते जरूर, लेकिन 1996 में भागीराम ने फिर वापसी की। और उस समय तो हरियाणा विकास पार्टी एक नई ताकत बन रही थी। फिर भी भागीराम ने उनके उम्मीदवार को हरा दिया। और फिर 2000 में भी इनेलो समर्थित उम्मीदवार जीता, और 2005 में इनेलो के डॉक सुशील इंदौरा ने भी इसी मॉडल के तहत जीत हासिल की। मतलब ये सिलसिला चलता रहा। हाँ, ये दर्शाता है कि ये गढ़ सिर्फ एक परिवार के नाम पर नहीं टिका था। तो किस चीज पर टिका था? उस संगठन की जमीनी पकड़ और उस सामाजिक गठजोड़ पर जिसे दशकों की मेहनत से बुना गया था। ये नजरिया वाकई इस पूरी कहानी को बहुत गहराई देता है। लेकिन देखिए, हर बदलाव का एक चक्र होता है। बिल्कुल। 2009 में परिसीमन के बाद एलनाबाद सीट फिर से सामान्य श्रेणी में आ गई। और ये चौटाला परिवार के लिए एक तरह से घर वापसी का पल था। हाँ, ओम प्रकाश चौटाला खुद मैदान में उतरे और उन्होंने कांग्रेस के भरत सिंह बेनीवाल को आसानी से हरा दिया। ये जीत स्वाभाविक थी। बिल्कुल स्वाभाविक थी। जो जमीन 30 साल तक उनके संगठन ने तैयार रखी थी, जब वो खुद उस पर चुनाव लड़ने आए तो नतीजा तो उनके पक्ष में ही आना था। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प और मनोवैज्ञानिक रूप से सबसे जटिल दौर 2014 में शुरू होता है। 2014 का चुनाव। हाँ, जिसे हमने शुरुआत में उस जेल में बंद सीओ वाली उपमा से जोड़ा था। 2014 में ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे, और दूसरी तरफ पूरे देश में और हरियाणा में भाजपा की एक बहुत बड़ी राजनीतिक लहर चल रही थी। जी, मोदी लहर। ये वो समय था जब बड़े बड़े क्षेत्रीय क्षत्रपों के किले ढहरे थे। लेकिन एलनाबाद में कुछ और ही हो रहा था। हाँ, वहां ओम प्रकाश चौटाला के छोटे बेटे अभय सिंह चौटाला मैदान में उतरे और उन्होंने उस राष्ट्रीय लहर को रोकते हुए भाजपा के पवन बेनीवाल को हरा दिया। तो ऐसे कैसे हो गया? मतलब पूरे देश में लहर है और वहां कुछ असर ही नहीं। इस घटना के पीछे के क्यों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जब कोई बड़ा नेता जेल जाता है तो उसके काडर के सामने 2 ही रास्ते होते हैं। कौन से 2 रास्ते? या तो वो बिखर जाए या फिर वो एकजुट होकर एक अंडर सीज मानसिकता में आ जाए। अंडर सीज मतलब हमले से घिरे होने की भावना।
बिल्कुल। एलनाबाद में यही दूसरी चीज हुई। वहां के ग्रामीण मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को लगा कि उनके नेता को राजनीतिक साजिश का शिकार बनाया गया है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक चुनाव नहीं रह गया था? नहीं, ये उनके लिए एक भावनात्मक लड़ाई बन गई थी। तो वहां जो राष्ट्रव्यापी लहर थी वो इस गहरे क्षेत्रीय और भावनात्मक जुड़ाव के सामने कमजोर पड़ गई। एकदम सही। शहरी क्षेत्रों में भले ही लहर का असर दिखा हो, लेकिन एलनाबाद जैसे ग्रामीण इलाके में स्थानीय पहचान और सहानुभूति का फैक्टर ज्यादा हावी रहा। और यही पैटर्न हमें 2019 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला। हाँ, अभय चौटाला ने अपनी जीत बरकरार रखी। लेकिन फिर 2021 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस पूरी बिसात को ही पलट कर रख दिया। आप किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं? जी हाँ, भारत का किसान आंदोलन। 2021 का दौर भारतीय राजनीति के लिए बहुत उथल-पुथल भरा था। और अभय चौटाला ने उस समय एक बहुत ही असाधारण फैसला लिया। उन्होंने किसानों के समर्थन में अपनी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। अब ये तो बिल्कुल हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाले पोकर गेम की तरह था। कैसे? जैसे आपने अपने सारे पत्ते और सारी चिप्स टेबल पर रख दी हैं। अच्छा। ये सोचकर कि ये त्याग आपको एक बहुत बड़ा नैतिक अधिकार और राजनीतिक फायदा देगा। और एक नजर में देखें तो ऐसा हुआ भी। हाँ, जब 2021 में वहां उपचुनाव हुआ तो अभय चौटाला ने फिर से जीत दर्ज की। उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार गोविंद कांडा को हराया। और कांग्रेस की स्थिति तो इतनी खराब रही कि उनकी जमानत ही जब्त हो गई। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये इस्तीफा एक मास्टर स्ट्रोक था? अगर आप सिर्फ हार जीत का बाइनरी नतीजा देखें तो हाँ, ये एक मास्टर स्ट्रोक लगेगा। लेकिन राजनीति में असली कहानी जीत के अंतर में छुपी होती है। जीत का अंतर? हाँ, 2021 के उस उपचुनाव में अभय चौटाला की जीत का अंतर केवल 6,737 वोट था। रुकिए, 6,737 वोट, ये तो बहुत कम है। बिल्कुल। मतलब अगर आप एक बहुत बड़े भावनात्मक मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी अपनी ही छोड़ी हुई सबसे सुरक्षित सीट पर, तो ये अंतर तो कहीं ज्यादा होना चाहिए था। और यही वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग या खतरे का संकेत था, जिसे उस वक्त शायद अनदेखा कर दिया गया। हाँ, जब आप अपनी पूरी ताकत एक भावुक मुद्दे पर लगा देते हैं और फिर भी जीत का अंतर सिकुड़ जाता है, तो इसका सीधा मतलब है कि आपका जो बुनियादी जनाधार है वो भीतर ही भीतर दरक रहा है। एकदम सही पकड़े हैं। किसान आंदोलन ने एक खास वर्ग को तो लामबंद किया, लेकिन उस आक्रामक ध्रुवीकरण ने बाकी समुदायों को दूसरी तरफ धकेलना शुरू कर दिया था। ओह, तो जो वोटरों का सामाजिक गठजोड़ 1970 के दशक से बना हुआ था, वो भागीराम के समय वाला, हाँ, वो अब टूटने लगा था। और 2024 के विधानसभा चुनाव में वो दरार एक पूरी खाई बन गई। बिल्कुल, जो किला 1968 की कानूनी लड़ाइयों से गुजरा, जिसने 30 साल तक प्रॉक्सी मॉडल से अपना वजूद कायम रखा, और जो जेल की सलाखों के बावजूद नहीं गिरा था, वो अंततः 2024 में पूरी तरह ढह गया। हाँ, 2024 के चुनाव में कांग्रेस के भरत सिंह बेनीवाल ने इनेलो के अभय सिंह चौटाला को 15,000 से भी ज्यादा वोटों के भारी अंतर से हरा दिया। अब देखिए, इस हार को केवल एक पार्टी की हार के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। तो फिर इसे कैसे देखें? यह दरअसल भारतीय चुनाव प्रणाली में आए एक बहुत बड़े संरचनात्मक बदलाव का नतीजा था, जिसे हम वोटों का ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन कहते हैं। अच्छा, मैं इसे थोड़ा आसान तरीके से समझने की कोशिश करता हूँ। जी बताइए। मान लीजिए कि एक पिज्जा है जिसके 10 टुकड़े हैं। अब अगर उस पिज्जा को खाने के लिए 3 बहुत भूखे लोग बैठे हैं, हाँ, तो मुकाबला त्रिकोणीय है। ठीक है। ऐसे में जिस व्यक्ति को 4 टुकड़े भी मिल गए वो जीत जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर खाने वाले सिर्फ 2 ही लोग बचे, हाँ, तो जीतने वाले को कम से कम 6 टुकड़े तो चाहिए ही होंगे। ये उपमा बिल्कुल सटीक है। 2024 के चुनाव में ठीक यही हुआ। अच्छा। 2024 में भाजपा की स्थिति एलनाबाद में काफी कमजोर हो गई थी। हाँ, उनके उम्मीदवार को महज 13,000 के आसपास वोट मिले थे। तो इसका असर ये हुआ कि वो तीसरा भूखा व्यक्ति मैदान से लगभग बाहर हो गया। ओह, मतलब जो वोट पहले बढ़ जाते थे वो इस बार नहीं बटे। बिल्कुल नहीं बटे। जब मुकाबला बहुकोणीय या मल्टी कॉर्नर होता है तो विपक्ष के वोट कई हिस्सों में बिखर जाते हैं, और जो स्थापित पार्टी होती है वो अपने फिक्स वोट बैंक के सहारे आसानी से जीत जाती है। लेकिन 2024 में एलनाबाद का चुनाव लगभग सीधा आमने सामने का मुकाबला बन गया। कांग्रेस बनाम इनेलो। हाँ,
भाजपा के कमजोर होने से सत्ता विरोधी भावना यानी एंटी इनकम्बेंसी का पूरा वोट एक ही जगह चला गया, यानी कांग्रेस के पक्ष में जाकर इकट्ठा हो गया। तो ये किसी एक नेता के करिश्मे से ज्यादा मतदाताओं के उस कैलकुलेशन की जीत थी, जहां उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें अपने वोट को बंटने नहीं देना है। एकदम सही। जब चुनाव पूरी तरह से दो ध्रुवों में बंट जाता है तो वहां फिर छोटी मोटी सहानुभूति काम नहीं आती। पुराने जुड़ाव भी काम नहीं आते। वहां सीधा गणित काम करता है। और इसी गणित ने उस ऐतिहासिक किले की नींव को उखाड़ फेंका। बिल्कुल। तो अगर हम अपने सभी स्रोतों और इस पूरी चर्चा के निष्कर्ष पर आएं, तो एलनाबाद की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? बहुत कुछ। ये महज एक विधानसभा सीट का ब्यौरा नहीं है। सही बात है। ये असल में हमारे राजनीतिक और सामाजिक व्यवहार का एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है। हमने देखा कि कैसे अदालती संघर्ष एक नेता को जमीन पर खड़ा करता है, कैसे आरक्षण जैसी प्रणाली एक नई तरह की गठजोड़ वाली राजनीति को जन्म देती है, और कैसे भावनात्मक लहरों के बावजूद अंततः चुनावी गणित हर चीज पर भारी पड़ता है। और ये सब सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। कैसे? देखिए, हम इंसान स्वभाव से बदलाव का विरोध करते हैं। हाँ, ये तो इंसानी फितरत है। हम उन चीजों, उन ब्रांड्स या उन विचारधाराओं से चिपके रहना चाहते हैं जिन्हें हम दशकों से जानते हैं। लेकिन ये कहानी दिखाती है कि बदलाव भले ही सतह के नीचे कितनी भी धीमी गति से हो रहा हो, जब वो टिपिंग पॉइंट यानी उस निर्णायक बिंदु पर पहुंचता है तो दशकों पुराने ढांचे भी एक ही झटके में भरभरा कर गिर जाते हैं। बिल्कुल। अजय या परमानेंट जैसा कोई शब्द इस दुनिया में नहीं होता। एकदम सही बात है। श्रोताओं के लिए ये एक बहुत गहरा विचार है। जो व्यवस्था आज हमें सबसे ज्यादा सुरक्षित और अजय लगती है, वो कल नई प्रतिस्पर्धा के सामने शून्य हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन इस गहन विश्लेषण को खत्म करने से पहले सोचने वाली बात यह है, एक ऐसा सवाल जो शायद इस पूरी चर्चा से भी बड़ा है। वो क्या? जब कोई बहुत पुराना राजनीतिक दल, जिसका पूरा इतिहास, जिसकी पूरी पहचान किसी एक कर्मभूमि से जुड़ी हो, हाँ, जब वो दल अपने उसी ऐतिहासिक और सबसे सुरक्षित गढ़ को हार जाता है, तो क्या वो महज एक चुनाव हारता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। या फिर वो अपना वो मूल पहचान पत्र ही खो देता है जिस पर उसके अस्तित्व की पूरी इमारत खड़ी थी? बिना अपनी उस जन्मभूमि के किसी भी राजनीतिक विरासत का भविष्य आखिर होता क्या है? वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। अगर मैं कहूं कि किसी चुनाव में एक ऐसा समुदाय जिसकी आबादी मात्र 0.03% है, वो किसी बड़े नेता की हार या जीत तय कर सकता है, तो क्या इस बात पर यकीन करना आसान होगा? शायद नहीं। बाहर से देखने पे तो बिल्कुल यकीन नहीं होगा। सही कहा। आमतौर पर जब हम किसी चुनावी माहौल के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या छवि बनती है? बड़ी बड़ी रैलियां, पार्टी के झंडे, नेताओं के जोशीले भाषण और नारों की गूंज। बिल्कुल। सतह से देखने पर ऐसा लगता है जैसे राजनीति पूरी तरह से भावनाओं, लहरों और किसी नेता के व्यक्तिगत करिश्मे का खेल है। हाँ, बाहर से देखने पर यही लगता है। लेकिन अगर हम उस शोरगुल वाले पर्दे को थोड़ा सा हटाएं और पीछे की तरफ झांकें, तो वहां भावनाएं नहीं बल्कि एक बहुत ही ठंडा, सटीक और निर्मम गणित काम कर रहा होता है। ये वो गणित है जहां हर एक प्रतिशत बल्कि दशमलव के बाद का आंकड़ा भी बहुत सोच समझकर जोड़ा और घटाया जाता है। और यही वो बिंदु है जहां से हमारी आज की चर्चा शुरू होती है। चलिए इस पूरे मामले को थोड़ी बारीकी से समझते हैं। बिल्कुल। हम अक्सर चुनाव के नतीजों को देखते हैं, लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण में हम उन रैलियां और नारों के पीछे छिपे उस कैलकुलेटर को देखने वाले हैं जो असल में हार और जीत की पटकथा लिखता है। सही बात है। हमारे पास जो आज के स्रोत हैं, जैसे जनसांख्यिकी आंकड़े, चुनाव के ऐतिहासिक नतीजे और जमीनी समीकरणों से जुड़े दस्तावेज, वो हमें हरियाणा के सिरसा जिले की एक बेहद महत्वपूर्ण सीट के बिल्कुल केंद्र में ले जाते हैं। एलनाबाद विधानसभा सीट। जी, एलनाबाद विधानसभा। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि किसी भी सीट पर चुनाव सिर्फ हवा में नहीं लड़े जाते, बल्कि उन्हें जमीन पर बहुत ही बारीकी से गढ़ा जाता है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि जब हम एलनाबाद की बात करते हैं तो इसका पूरा का पूरा चुनावी ब्रह्मांड मुख्य रूप से 3 ध्रुवों के इर्द गिर्द घूमता है। 3 ध्रुव? हाँ, ये 3 ध्रुव है। जाट समुदाय, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और अनुसूचित जाति यानी एससी मतदाता। अच्छा। आज हमें इन्हीं आंकड़ों के पीछे छिपी हुई उन जटिल रणनीतियों को डिकोड करना है जो दशकों से वहां की राजनीति को दिशा दे रही हैं। ये सिर्फ जातियों की सूची नहीं है, ये सत्ता तक पहुंचने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है।
तो आइए सबसे पहले इस इमारत की सबसे मजबूत नींव को देखते हैं। हमारे स्रोत के आंकड़े के अनुसार एलनाबाद में सामान्य वर्ग के मतदाता करीब 57% हैं। लेकिन इस 57% के भीतर जो सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली ताकत है वो है जाट समुदाय। बिल्कुल। जाट मतदाता अकेले 37.3% हैं, और अगर इनमें जट सिख आबादी को भी मिला दिया जाए जो कि करीब 7.6% है, तो ये आंकड़ा लगभग 45% के आसपास पहुंच जाता है। हाँ, लगभग 45%। अब ऐसा नहीं है कि सामान्य वर्ग में और कोई नहीं है। महाजन 3.5% है, पंजाबी 3.1% है, ब्राह्मण 2.6% है जी। इसके अलावा मुस्लिम 1.15%, राजपूत 1.03%, बिश्नोई 0.58% और रोड त्यागी 0.02% जैसे समुदाय भी हैं। सही कहा। लेकिन जब आप उस 45% वाले विशाल ब्लॉक को देखते हैं तो बाकी सब उसके सामने बहुत छोटे नजर आते हैं। बिल्कुल। ये 45% केवल एक संख्या नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक दबाव का बहुत बड़ा केंद्र है। ये वह धुरी है जिसके चारों ओर एलनाबाद की पूरी राजनीति चक्कर काटती है। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर किसी एक सामाजिक समूह के पास जैसे जाट और जट सिख मिलकर कुल वोटों का लगभग 45% हिस्सा हो जी, तो क्या ये स्थिति किसी भी अन्य दल या गठबंधन के लिए लगभग असंभव नहीं बन जाती? आप किस मायने में कह रहे हैं? मतलब अगर आप 100 मीटर की दौड़ रहे हैं और कोई एक व्यक्ति 45 मीटर के निशान से दौड़ना शुरू करे तो बाकी लोग रेस जीतेंगे कैसे? ये एक बहुत ही शानदार एनालॉजी है, और अगर हम इसे ऐतिहासिक परिदृश्य से जोड़कर देखें तो यही वो मुख्य कारण है जिसके चलते एलनाबाद लंबे समय तक चौधरी देवीलाल और चौटाला परिवार यानी इंडियन नेशनल लोकदल का एक ऐसा अभेद्य गढ़ बना रहा जिसे भेदना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था। अच्छा, तो ये उस 45% का सीधा असर था? हाँ, राजनीति विज्ञान में इसे एकजुट वोटिंग या कंसोलिडेटेड वोटिंग की ताकत कहा जाता है। ये जो शब्द है एकजुट वोटिंग, इसका जमीन पर असल मतलब क्या होता है? मैं बताती हूँ। इसका मतलब है कि जब एक इतना बड़ा समूह जिसका एक साझा सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव हो वो किसी एक नेतृत्व या पार्टी के पीछे एकजुट होकर मतदान करता है तो वो चुनावी गणित के बाकी सारे समीकरणों को बौना साबित कर देता है। मतलब बाकी सब पीछे छूट जाते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए चुनाव में जीतने के लिए 50% या 40% वोटों की आवश्यकता है। अगर 45% का एक ब्लॉक एक साथ खड़ा है और उसमें से एक बड़ा हिस्सा किसी एक दल को जाता है जी, तो उस दल को जीत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए बाकी 55% में से सिर्फ मुट्ठी भर वोटों की जरूरत होती है। वाह, ये तो सच में। हाँ, ये स्थिति प्रतिद्वंदियों को चुनाव शुरू होने से पहले ही मनोवैज्ञानिक रूप से हरा देती है। ये सिर्फ वोट नहीं है, ये इस क्षेत्र में सत्ता का सबसे बड़ा इंजन है। सत्ता का इंजन, बिल्कुल सही शब्द है। लेकिन अगर ये 45% का इंजन इतना ही मजबूत है और कोई एक पार्टी इसका फायदा उठा रही है तो बाकी राजनीतिक दल क्या करते हैं? वो भी अपनी रणनीति बनाते हैं। वही तो, वो हाथ पर हाथ धरकर तो बैठेंगे नहीं। यहीं पर मुझे लगता है कि स्रोत सामग्री हमें एक बिल्कुल विपरीत और रोमांचक तस्वीर दिखाती है। चलिए 45% के इस एकमुश्त वोट बैंक से चर्चा को उस वर्ग की ओर मोड़ते हैं जो बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ है। पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वर्ग की बात कर रहे हैं। जी हाँ, ओबीसी वर्ग। ये हिस्सा किसी भी चुनावी रणनीतिकार के लिए शायद सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। सच में। आंकड़े बताते हैं कि एलनाबाद में ओबीसी वर्ग का कुल हिस्सा लगभग 22% है। लेकिन ये 22% कोई एक ठोस पत्थर नहीं है। बहुत बिखरा हुआ है। बिल्कुल। जब हम इसके भीतर झांकते हैं तो ये बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरा हुआ दिखता है। इसमें कुमार 5.7% हैं और कंबोज 5% हैं। ये फिर भी थोड़े बड़े समूह हैं। हाँ, ये बड़े हैं। लेकिन इसके बाद खाती 3.4%, नाई 1.8%, राबरी 1.43% और सुनार 0.98% आते हैं। फिर आंकड़े और भी सूक्ष्म हो जाते हैं। बैरागी 0.83%, दर्जी 0.65%, गोस्वामी 0.54%, सैनी 0.43%। और भी कई छोटे समूह हैं इसमें। बिल्कुल। भाट और लोहार 0.27% प्रत्येक, गुज्जर और धोबी 0.17% प्रत्येक, माली और झिम्मर 0.07% और अंत में अहीर समुदाय जो मात्र 0.03% है। देखिए, इस बिखराव को समझना
और इसका इस्तेमाल करना ही राजनीतिक बुद्धिमत्ता के असली परीक्षा है। यहां पर मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं इन आंकड़ों को पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में बार बार एक ही सवाल आ रहा था, और मुझे लगता है कि जो भी सुनने वाले हैं वो भी यही सोचेंगे। क्या सवाल? चलिए व्यावहारिक होकर बात करते हैं। जब कोई वोट बैंक 0.03%, 0.17% या 0.27% जैसे अति सूक्ष्म हिस्सों में बटा हो, तो क्या बड़ी राजनीतिक पार्टियां सच में अपना समय, ऊर्जा और संसाधन इन पर खर्च करती हैं? चुनावी रैलियों में हजारों की भीड़ होती है, वहां कोई नेता मंच से 0.17% आबादी के लिए कोई विशेष योजना तो घोषित नहीं करता। सही बात है। तो जमीन पर इन छोटे समूहों को साथ लाने का काम होता कैसे है? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि किसी सीट पर जहां लाखों वोटर हों, वहां 0.17% वोट किसी चुनाव को कैसे प्रभावित करेगा? हाँ बिल्कुल। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रैलियों में इनके लिए भाषण नहीं दिए जाते, लेकिन यही वो जगह है जहां स्विंग वोट बैंक का सिद्धांत काम आता है। स्विंग वोट बैंक? हाँ, इस 22% के बिखराव को रणनीतिकार एक कमजोरी के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देखते हैं। अच्छा। रैलियों में भले ही इनकी बात न हो, लेकिन जो बैकडोर रणनीतियां होती हैं, जैसे बंद कमरों की बैठकें या संगठन में पदों का बंटवारा, वहां इन्हीं का गणित सुलझाया जाता है। तो मतलब ये सब कैमरे के पीछे का खेल है? बिल्कुल। इसे ऐसे समझें कि कोई पार्टी ये नहीं कहेगी कि हम 0.17% के लिए अलग से काम करेंगे। इसके बजाय पार्टी उस 0.17% समुदाय के किसी स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति को पार्टी संगठन में कोई पद दे देगी, या नगर पालिका के चुनाव में उनके समुदाय से किसी को टिकट दे देगी। ओहो, यानी उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाता है। जी, ये एक तरह का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। जो भी राजनीतिक दल अपनी जमीनी मेहनत और गठबंधनों के जरिए इन छोटे छोटे बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़ लेता है, यानी इन जातियों को एक राजनीतिक छतरी के नीचे ला सकता है, वह उस 22% की पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। और क्या ये 22% की ताकत उस 45% के ब्लॉक को चुनौती देने के लिए काफी है? अपने आप में शायद नहीं, लेकिन यह निर्णायक स्विंग पैदा कर सकता है। कैसे? देखिए, जब मुकाबला कांटे का हो, जहां हार और जीत का अंतर महज कुछ हजार या सैकड़ों वोटों का हो, तब हर एक 0.17% जुड़कर ही वो जादुई आंकड़ा बनाता है। अच्छा, तो ये छोटे छोटे हिस्से मिलकर बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। बिल्कुल। 22% बिखरे हुए वोट अगर किसी एक तरफ मुड़ जाएं, तो वे 45% के उस मजबूत किले की दीवारों में दरार डाल सकते हैं। ये तो वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे छोटे छोटे टुकड़े मिलकर इतनी बड़ी ताकत बन सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर जाट और जट सिख वोट राजनीति का आधार है और ओबीसी वर्ग एक स्विंग या संतुलन बदलने वाली ताकत है, तो अभी भी इस कहानी का एक बहुत बड़ा किरदार बाकी है। जी हाँ, बिल्कुल बाकी है। अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग, ये वो वर्ग है जो पूरे समीकरण को ही पलट सकता है। निश्चित रूप से। और इस वर्ग को अक्सर ऐसे चुनावों में खामोश निर्णायक या साइलेंट डिसाइडर माना जाता है। स्रोत के अनुसार एलनाबाद में एससी मतदाता लगभग 21% हैं। और इस 21% के भीतर भी एक बहुत ही स्पष्ट संरचना है। इसमें चमार 8.1% और धानक 3.4% सबसे बड़े समुदाय हैं, जो मिलकर इस वर्ग का एक बड़ा और निर्णायक हिस्सा बनाते हैं। जी। इसके अलावा नायक 2.3%, वाल्मीकि 2.2%, बाजीगर 2%, बावरिया 1.64% और मजहबी सिख 0.58% जैसे महत्वपूर्ण समुदाय भी मौजूद हैं। बिल्कुल। कुछ अन्य छोटे समूहों में ओड 0.24%, खटीक 0.23%, सांसी 0.12% और अन्य 0.03% शामिल हैं। इन आंकड़ों में जो पैटर्न उभर कर आता है वो चुनावी विश्लेषकों को ये बताता है कि असली शक्ति संतुलन कहाँ छिपा है। मुझे जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो एक तरह की ज्योमेट्री या समरूपता है। वो कैसे? अगर आप देखें तो एक तरफ एससी वर्ग 21% है और दूसरी तरफ ओबीसी वर्ग 22% है। हाँ, बिल्कुल आसपास है। इन दोनों का वजन लगभग बराबर है। ऐसा लगता है जैसे एलनाबाद के जनसांख्यिकीय ढांचे ने खुद को एक बहुत ही संवेदनशील और सटीक तराजू पर लाकर खड़ा कर दिया है। और इसी तराजू को समझना सत्ता की चाबी है।
इस 21% एससी वोट बैंक के भीतर, जैसा कि स्रोत स्पष्ट करता है, चमार और धानक समुदाय कोर का काम करते हैं। यहाँ जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि ऐतिहासिक रूप से और विभिन्न स्रोतों के विश्लेषण के आधार पर इन समुदायों का झुकाव कई बार कांग्रेस पार्टी की ओर देखने को मिलता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये 21% का ब्लॉक उस 45% के ब्लॉक के खिलाफ एक काउंटर बैलेंस का काम करता है? बिल्कुल सटीक। जब हमने उस 45% वाले मजबूत जाट और जट सिख वोट बैंक की बात की थी, जो अक्सर चौटाला परिवार या इनेलो जैसे एक विशेष नेतृत्व के पीछे खड़ा रहा है, जी। तो बाकी पार्टियों के पास क्या विकल्प बचता है? जी। उनका विकल्प यही 21% एससी वोट बैंक है। विशेष रूप से कांग्रेस के लिए ये एससी वोट बैंक राजनीति में उस 45% के एक तरफा प्रभाव को रोकने का काम करता है। अच्छा। ये एक ऐसा ब्लॉक है जो अगर अपने पूरे वजन के साथ किसी एक गठबंधन की तरफ चला जाए तो वो एलनाबाद की राजनीति के बरसों पुराने स्थापित नियमों को तोड़ सकता है। अब तक हमने जिन अलग अलग हिस्सों की बात की है, अब समय आ गया है कि हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर को देखें। चलिए देखते हैं। इस महासमीकरण को बनाते हैं। जाट और जट सिख 45% प्लस ओबीसी 22% प्लस एससी 21%। इन तीनों को मिला दें तो ये कुल 88% वोट बन जाता है। ये 88% का आंकड़ा ही वो कैनवास है जिस पर एलनाबाद का हर राजनीतिक रणनीतिकार अपना मास्टरपीस बनाने की कोशिश करता है। पहले मुझे लग रहा था कि ये कोई रॉक पेपर सिजर्स जैसा खेल है, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि ये वैसी एक स्थिति नहीं है। ये किसी बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के बोर्डरूम टेकओवर जैसा है। वो कैसे? ये दिलचस्प लग रहा है। देखिए, अगर आपको किसी कंपनी पर कब्जा करना है तो आपको 51% शेयर चाहिए। हाँ बिल्कुल। अब अगर कंपनी के एक अकेले फाउंडर के पास ही 45% शेयर हैं, यानी जाट समुदाय, तो आपके पास केवल 2 रास्ते बचते हैं। या तो आप उस फाउंडर से हाथ मिला लें, या फिर कंपनी के जितने भी छोटे शेयर धारक हैं, यानी ओबीसी के 22% और एससी के 21%, उन सभी को एक एक करके अपने साथ जोड़ लें ताकि आप 50 का आंकड़ा पार कर सकें। सही बात है। आप सिर्फ किसी एक छोटे हिस्से के भरोसे नहीं बैठ सकते। आपको क्या लगता है, राजनीतिक दल इस 88% के कॉर्पोरेट टेकओवर को कैसे अंजाम देते हैं? ये बोर्डरूम टेकओवर वाली एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। स्रोत सामग्री बहुत ही निष्पक्षता से इस बात का उत्तर देती है कि जमीन पर वास्तव में क्या होता है। जी। दल किसी भी विचारधारा का हो, उसे इसी शेयर होल्डिंग के गणित से होकर गुजरना पड़ता है। स्रोत के निष्कर्ष के अनुसार यहाँ मुख्य रूप से 3 स्थितियां बन सकती हैं जो चुनाव के नतीजे तय करती हैं। पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति, अगर वो 45% शेयर होल्डर यानी जाट वोट पूरी तरह से एकजुट रहता है, तो क्या होगा? तो स्वाभाविक रूप से इनेलो या चौटाला परिवार की स्थिति सबसे मजबूत हो जाती है, क्योंकि ये उनका ऐतिहासिक और पारंपरिक आधार रहा है। मतलब कंपनी उसी के पास रहेगी जिसके पास सबसे बड़ा सिंगल शेयर है। बिल्कुल। अब दूसरी स्थिति पर आते हैं। अगर छोटे शेयर होल्डर यानी ओबीसी के 22% और एससी के 21% वोट वो एक साझा मंच पर आ जाएं या उनका एक बड़ा हिस्सा एक साथ चला जाए, तो ये उस जाट प्रभुत्व का सबसे बड़ा तोड़ बन जाता है। अच्छा, तो फिर फायदा किसे होता है? इस स्थिति में स्रोत के अनुसार कांग्रेस को सबसे बड़ा फायदा मिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एससी वर्ग, विशेष रूप से चमार और धानक समुदाय में उनका पारंपरिक प्रभाव और ओबीसी का स्विंग मिलकर एक नया बहुमत तैयार कर देता है। यानी वे छोटे छोटे शेयर जोड़कर 51% का आंकड़ा पार कर लेते हैं। बिल्कुल सही। और तीसरी स्थिति, भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा इस पूरे समीकरण में कहाँ फिट बैठती है? तीसरी स्थिति वो है जो भाजपा के प्रदर्शन को तय करती है। उनका प्रदर्शन अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि वे उन बिखरे हुए 22% ओबीसी वोटों और अन्य गैर जाट वोटों को कितनी कुशलता से संगठित कर पाते हैं। अच्छा। अगर वे उन 0.17% और 0.03% वाले छोटे छोटे मोतियों को एक माला में पिरोने में सफल रहते हैं, तो वे एक बेहद मजबूत त्रिकोणीय मुकाबला खड़ा कर देते हैं। समझ गया। हर दल की रणनीति इन्हीं 3 संभावनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। हम यहाँ किसी दल के सही या गलत होने की बात नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि रणनीतिकारों के सामने बिसात किस तरह से बिछी होती है और वे कैसे चाल चलते हैं। और इसी बिसात का सबसे ताजा और दिलचस्प उदाहरण हमें 2024 के चुनाव परिणामों में देखने को मिला। बिल्कुल। स्रोत भी इस बात की ओर बहुत स्पष्ट इशारा करता है कि 2024 में जो बदलाव आए, जहां कांग्रेस को जीत मिली,
वो सिर्फ किसी एक नेता के अचानक लोकप्रिय हो जाने या किसी भावुक भाषण का परिणाम नहीं था। नहीं, वो उससे कहीं ज्यादा गहरा था। वो वास्तव में इसी 88% के महासमीकरण में आए बदलाव का नतीजा था। जब नीचे की जमीन यानी इन 21%, 22% और 45% वाले ब्लॉकों का गठबंधन बदलता है तो ऊपर बैठे नेता का चेहरा अपने आप बदल जाता है। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। चुनाव में चेहरे, झंडे और नारे जरूर बदलते हैं, हाँ, लेकिन जो चीज असल में हार जीत तय करती है वो है जमीन पर इन जातियों और समुदायों के बीच बन रहा नया गठबंधन। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण और इन आंकड़ों की गहराई से पड़ताल को समेटे जी, तो ये स्पष्ट होता है कि जिसे हम बाहर से एक लोकतांत्रिक पर्व, राजनीतिक लहर या चुनावी शोरगुल कहते हैं, वो एलनाबाद जैसी सीटों पर वास्तव में जातियों के गठबंधन का एक बेहतरीन, बेहद जटिल और नपी तुली इंजीनियरिंग का प्रदर्शन है। सही बात है। ये इस बात का सबूत है कि भारत के हर विधानसभा क्षेत्र की अपनी एक अलग माइक्रो इकोनॉमी होती है, लेकिन यहाँ पैसों की नहीं बल्कि सामाजिक समूहों की इकोनॉमी चलती है। बिल्कुल, और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे और शायद थोड़े विचारोत्तेजक सवाल की ओर ले जाती है, जो इन आंकड़ों से भी परे है। वो सवाल क्या है? सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी क्षेत्र का चुनावी भविष्य वहां के पहले से तय जातीय प्रतिशत, जैसे एलनाबाद का ये 88% का फिक्स ढांचा है, अगर सब कुछ उस पर इतना ज्यादा निर्भर करता है, तो फिर वहां चुनाव में सड़क, बिजली, पानी, अच्छी शिक्षा या रोजगार जैसे विकास के मुद्दों की जगह कितनी बचती है? बहुत ही गहरा सवाल है। क्या भविष्य के चुनाव कभी इस जातीय गणित के चक्रव्यूह को पूरी तरह से तोड़कर सिर्फ और सिर्फ नीतियों या काम के आधार पर लड़े जा सकेंगे, या फिर ये सोशल इंजीनियरिंग ही हमेशा हमारे लोकतंत्र का सबसे धारदार और अचूक हथियार बनी रहेगी? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो किसी भी आंकड़े या प्रतिशत से कहीं ज्यादा भारी है। क्या चुनाव केवल एक गणितीय समीकरण को सुलझाना भर रह गया है, या इसमें कभी नीतियों का वजन भी इस 88% के गणित पर भारी पड़ेगा? बिल्कुल, शायद यही वो सवाल है जो आज के इस विश्लेषण के बाद उन सभी को खुद से पूछना चाहिए जो इसे सुन रहे हैं, कि असल में हर चुनाव के बाद जीतता कौन है, नीतियां या फिर महज